ये कहानी है सूरजपुर जिले के एक गांव पूरन की, जहां नूपुर नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। 14 वर्ष के होते तक वो ऊंचे कद काठी की वजह से उम्र से अधिक बड़ी दिखने लगी थी। गौर वर्ण और लंबे काले केश की वजह से वो बहुत खूबसूरत लगती थी। जितना सुंदर सूरत उतनी ही सुंदर सीरत भी थी। मधुर व्यवहार व मधुर वाणी सबका मन मोह लेती थी। यही वजह है कि इतनी कम उम्र में उसके लिए रिश्ते आने लगे थे, पर वो अपने 4 भाइयों को इकलौती बहन थी। सबकी लाडली अभी पढ़ना चाहती थी, पर समस्या ये थी कि 8वीं के बाद उसे 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था। भाई सब बाहर चले गए थे। उसके साथ की सहेलियों के विवाह हो चुका था। किसी तरह मां को मना लिया आगे की पढ़ाई के लिए। पिता तो पहले से ही उसके पढ़ाई के लिए तैयार थे। जुलाई से उसने 9वीं कक्षा के लिए पूरन से प्रेमनगर जाने लगी, जो एक कस्बा था। कॉलेज भी खुल गया था। जब वो जाती तो एक तालाब पड़ता था, जहां पीपल के पेड़ पर अस्थियां लटकते रहती थी, जिसे देख नूपुर भय से कांपने लगी। हवा के झोंके से पीपल का पत्ता डोलता तो वो और भी भयभीत हो जाती थी। कोई राहगीर भी भूले से नहीं दिखते थे। वैसे भी 12 बजे से शाम 5 बजे स्कूल का समय रहता। इस वक्त लोग घर पर या खेत पर रहते। पीपल पेड़ के सामने शमशान घाट भी सामने था। उसे भय लगता वो वहां से दौड़कर आगे निकल जाती थी। आगे कुछ दूर पर फिर एक तालाब मिलता, पर वहां जाकर उसे भय नहीं लगता था। पता नहीं क्यों नूपुर को आगे के तालाब के पास ऐसा लगता जैसे यहाँ चहल पहल है। पदचाप भी सुनाई देता, पर कभी वो पलटकर नहीं देखती थी। उसका सिद्धांत था पलटकर नहीं देखना। एक रोज उसके पिताजी ने पूछा, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई परेशानी तो नहीं? नूपुर ने कहा, कोई दिक्कत नहीं पापा, पर रास्ते में शमशान घाट पड़ता है, बस वही डर लगता है। तो जब भी शमशान घाट से निकलो तो उस जगह को प्रणाम किया करो। कोई चिता जलती दिखे तो भी हाथ जोड़कर उस मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया करो, फिर कोई डर नहीं। यही जीवन का सच है मेरे बच्चे, और सबकी मंजिल भी यही। एक दिन तो सभी को यहाँ तक पहुँचना ही रहता है। कभी भयभीत नहीं होना। जो मर चुका उससे कैसा भय। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। अगले दिन नूपुर फिर स्कूल के लिए निकली तो शमशान घाट पर चिता धूल धूल कर जल रही थी। वो रुकी और प्रणाम की। वो सोचने लगी, पापा ने सच ही कहा, आज मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। उदाहरण, कुछ आधा किलोमीटर आगे बढ़ी तो फिर दूसरा तालाब मिला। उसके बाद उसके साथ फिर कोई पदचाप की आवाज आने लगी। न जाने क्यों आज इस तालाब के पास उसे थोड़ा भय हुआ, क्योंकि ये एक सुनसान रास्ता था। गांव को सड़क से जोड़ने वाली कच्ची राह, जहां मुश्किल से भी कोई राहगीर नहीं दिखते थे, पर पढ़ने के लिए कुछ कष्ट तो उठाना पड़ेगा। आखिर पीछे वाले तालाब की तरह ये भी वहम ही लगा। अपना मन मजबूत कर वो आगे बढ़ गई। 9वीं से 10वीं पहुंच गई। 16 वर्ष में नूपुर और भी खूबसूरत दिखने लगी थी। जब भी वो स्कूल जाती अपने आसपास किसी को महसूस करती थी। 10वीं का अंतिम पेपर दिला वो उस दिन घर लौट रही थी कि तालाब के पास से उसकी नजर अचानक अपनी परछाई पर पड़ी तो चौंक गई। उसकी परछाई के साथ एक और काली परछाई थी। वो दौड़कर घर भाग जाती है। उसे डर की वजह से बुखार आ जाता है। स्वस्थ होने पर वो ननिहाल जाती है तो भूल जाती है काली परछाई के बारे में। फिर उसे लगता है ये वहम ही होगा। ननिहाल में हमउम्र सखियों के साथ पड़ोस के विवाह भी देखती है, जहां एक युवक आया था। 22 वर्ष का, संस्कार बहुत खूबसूरत था। नूपुर उसे अपना दिल दे बैठती है। दोनों ने पत्र व्यवहार करने का वादा किया। साथ ही नूपुर के 12वीं पास करते ही विवाह करने की कस्में भी खा ली। छुट्टियां खत्म हो गई थी। 11वीं में कला विषय लेकर आगे का पढ़ाई करने वो पुनः प्रेमनगर के स्कूल जाने लगी। जुलाई निकला, वो स्कूल गई नहीं। बारिश की वजह से कीचड़ हो जाता है। सितंबर लगा तो नियमित स्कूल जाना शुरू की। आज जब तालाब के पास पहुंची तो पुनः एक काली परछाई दिखी। नूपुर ने नजरअंदाज किया। वो देखना ही नहीं चाहती थी ताकि उसे डर न लगे। वापस जब आई तो स्कूल के पास से तालाब तक, फिर काली परछाई साथ आई तालाब तक। हफ्ते गुजर गए, अब तो उसकी हिम्मत जाती रही। दिसंबर की ठंड, वो स्कूल से लौट रही थी। 5 बजे धूप जा चुकी थी। उसे आश्चर्य हुआ कि इसके बावजूद वो काली परछाई उसके साथ है। उसने गौर किया तो वो किसी पुरुष की परछाई थी।
वो भय से कांपने लगी, पलटकर इधर उधर देखने लगी पर कोई नहीं था। कौन कौन है ये, किसकी परछाई है, सामने आओ, कौन हो तुम? तभी एक सुंदर सा युवक उसके सामने आया। एक तीव्र इत्र की गंध वातावरण में फैल गई। डरो नहीं प्रिय, मैं हूँ। कौन हो तुम? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बस यही जानो। आगे अगर कुछ भी पूछना है तो मुझे स्वीकार। मेरी शर्त है एक, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उस युवक के एकाएक सामने आने से नूपुर को लगा होगा कोई मनचला। वो कहती है हाँ कह देती हूँ, फिर पिताजी से शिकायत कर सबक सिखा दूंगी। ये सोचते हुए वो कहती है अच्छा तुम्हारी शर्त मंजूर है, बोलो अब कौन हो तुम? अपना परिचय दो, क्यों मेरा पीछा करते हो, कहाँ के हो? अनजाने में नूपुर ने उस युवक को निमंत्रण दे दिया साथ चलने को। वो कहता है मैं यही तालाब में डूब के मरा था, सलीम नाम है मेरा। तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब से तुम इस राह से जा रही हो तब से तुम्हारे साथ स्कूल तक गया, फिर वापस यहाँ तक आता हूँ। जब तुम नहीं आती तो तड़प जाता हूँ। नूपुर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा या तुम्हें साथ ले जा लूंगा, मैं कोई इंसान नहीं जिन हूँ। कहते हुए वो हवा में लहराने लगा। नूपुर बेहोश होकर गिर गई। अगले दिन उसे होश आता है। 2 वर्ष बीत जाता है। वो जिन नूपुर के कभी आसपास तो कभी उसके शरीर में प्रवेश कर जाता था। अब नूपुर के जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ गया था। वो खूब विचित्र व अद्भुत इत्र लगाती, पहनावे व श्रृंगार करती। वो जिन वैसे उसे तंग नहीं करता था। नूपुर तो जैसे होश में ही नहीं रहती थी। घर में नूपुर का बदला स्वभाव तो महसूस हुआ, पर किसी ने नहीं सोचा था कि जिन का साया होगा। इधर संस्कार 2 वर्ष से नूपुर का पत्र नहीं आने से वो उसके लिए बेचैन हो गया। वो अपने पिता को रिश्ते के लिए भेजते हैं। संस्कार भी मिलने जाना चाहता था, तब उसकी माँ ने मना कर दिया कि अभी नहीं, अब जब तय हो जाएगा तभी मिलना। संस्कार मान जाता है। इधर रिश्ता तय होता है तो वो जिन नूपुर से कहता है कि तुम धोखा दे ही हो मुझे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम किसी और की नहीं हो सकती। वो नूपुर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। पूरे घर में कोहराम मच जाता है। वो कभी हवा में लहराती तो कभी छत की मुंडेर पर चलती, कभी पुरुष की आवाज में अट्टहास करती। घर के लोग बैगा को दिखाते हैं तो पता चलता है कि एक जिन का साया है, किसी तांत्रिक को दिखाओ। नूपुर के पिताजी को समझ नहीं आता कि क्या करे, तभी संस्कार मिलने आता है। उसे कोई कुछ नहीं बताता। वो नूपुर से मिलने जाता है तो उसकी चढ़ी हुई लाल आंखें तीव्र इत्र की गंध से संस्कार को बेचैनी होने लगती है। वो कहता है नूपुर ये क्या है, इतना इत्र कब से लगाने लगी और तबीयत ठीक नहीं है क्या? कहते हुए वो नूपुर के कंधे पर हाथ रखता है कि एक तीव्र झटका संस्कार को लगता है। वो दीवार से टकराता है, सर फुट जाता है। उसके बाद नूपुर बाल बिखरे हुए शरीर पर सर पटकने लगती है। वो जिन नूपुर के शरीर से बोलता है धोखेबाज, तू सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। मैंने तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, पर अब मैं तुझे साथ ले जाऊंगा। कहते हुए नूपुर का शरीर हवा में तैरने लगता है। संस्कार नीचे आता है और उसकी हालत देख नूपुर के पिताजी क्षमा मांगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि अब नूपुर से कोई विवाह नहीं करेगा। वो रोते हुए बैठ जाते हैं। संस्कार भी कहाँ हार मानने वाला था। वो किसी अच्छे तांत्रिक को ढूंढने निकल जाता है कि तभी नूपुर का शरीर भी हवा में लहराता है। वो बेहोश थी। कमरे में शॉर्ट सर्किट होता है और भयानक आग लग जाती है। संस्कार कुछ ही कदम चल पाया था और नूपुर की आत्मा जिस्म छोड़ देती है। ये विचित्र शक्तियों से मुकाबला इंसान के बस का नहीं होता। कोई नहीं जानता कि नूपुर की अचानक मृत्यु कैसे हुई। कुछ दिन बाद एक लड़की माया स्कूल जाने के लिए निकलती है। तालाब के पास एक काली परछाई जिनका उसका